नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो है वो होके हट चुका है और आप लोगों ने मुझे पता है 3-4 दिन बैठ के ये काम कर लिया है कि सारी आंसर्स की चेक कर ली होंगी और अपने स्कोर भी लगा लिया होगा, ब्रॉडली देख भी लिया होगा कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से क्वेश्चन गलत हैं। बट अभी जो है हम लोगों को इस सब चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना है और यूपीएससी के एक इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ आगे बढ़ना है, दैट इज यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे अभी हम लोगों को अपना फोकस लेके आना है। उसी एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ये मॉड्यूल रहने वाला है आपका एस्से मॉड्यूल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। 250 मार्क्स का ये आपका जो है पेपर है यूपीएससी के अंदर। और एक एवरेज अगर मैं क्लियरिंग कैंडिडेट की बात करूं तो उसको 120 से 140 मार्क्स लेने होते हैं इसके अंदर। अगर नहीं ले पाएगा तो उसका जो भी सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो चांसेस जो है उसके कम हो जाते हैं। सो इसी चीज़ के बारे में इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, किस तरह से आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो। और अगले कुछ सेशन में मैं यही बात करूँगा कि एस्से के अंदर आपके एस्से के अंदर क्या वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एस्से को एक बेहतरीन एस्से बना सकते हैं और 130 140 से भी ऊपर बढ़ के 150 के आसपास में अपना स्कोर जो है वो लेके जा सकते हैं गाइस। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है यूपीएससी के रिगार्डिंग और हमने 2023 के बैच भी स्टार्ट कर दिए ऑलरेडी। इन केस अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताया था ब्रॉडली आज मैं इस सेशन के अंदर क्या बात करने वाला हूँ। मैंने सीरीज ऑफ सेशन लेना है, लाइक एटलीस्ट देयर विल बी 3 to 4 सेशंस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज जहाँ पे मैं एस्से के बारे में बात करने वाला हूँ। आज के सेशन में मैं जो है बात करूंगा कि कौन से टाइप के एस्से जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं, क्या मेंस का क्राइटेरिया है यूपीएससी का एस्से को जज करने का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या एस्से के टॉपिक को चूज कैसे करना होता है और किस तरह से एस्से की हम लोग प्लानिंग करते हैं। एंड देन हम लोग बात करेंगे क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं या ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपने एस्से को लिख रहे हैं गाइस, ठीक है जी। सो अगेन फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ एस्से के बारे में बात करते हैं और यूपीएससी क्राइटेरिया देखते हैं क्या है हम लोग का। नाउ एस्सेज जो है बड़े सारे टाइप के होते हैं। आप इसे समझिए, एस्सेज जो है वो फॉर्मल एस्सेज भी होते हैं एंड ब्रॉडली इनफॉर्मल एस्सेज भी होते हैं। तो हम लोग दो इनको बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्सेज, ठीक है जी। अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो इट इज़ बेसिकली एन फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं, एमएच अब्राहम्स बोलते हैं कि इट इज़ अ फोर्सफुल आर्ग्यूमेंट, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने व्यूअर को या जो भी रीडर है उसको परसुएट करते हैं कि वो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है उस पर्टिकुलर थीसिस के ऊपर, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसे एक्सेप्ट कर ले, ठीक है जी। सो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे टाइप के एस्सेज होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं। इनफॉर्मल एस्सेज जो है वो मोर इमोशनल अपील की तरह होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं और हमेशा जो है आप लॉजिकल या फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स नहीं देते, आप वहां पे जो है एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट भी अप्लाई करते हैं। बट यूपीएससी में जो भी हम लोग पेपर में जो भी एस्से लिखते हैं दैट इज मोर सो फॉर्मल इन नेचर, ठीक है जी। हमारा फॉर्मल नेचर का एस्से होता है वो रिलेटिवली इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मीन्स हम लोग बेसिकली फॉर्मलिस्टिक वे में उसको लिखते हैं, लेस इमोशनल वे में उसको लिखते हैं। बहुत सारे फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या फैक्चुअल एलिमेंट्स हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा कोड करेंगे, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसको हम लोग कोड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो अपने एस्से के जो भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। जो इनफॉर्मल एस्सेज होता है वो एक कन्वर्सेशन की फॉर्म होती है, मतलब उसमें हम लोग डायलॉग्स और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का रेफरेंस यूज करते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द केस ऑफ फॉर्मल एस्सेज, ठीक है। यूपीएससी में हम लोग बहुत ही कम डायलॉग्स देने की कोशिश करते हैं या कन्वर्सेशन देने की कोशिश करते हैं या फर्स्ट पर्सन का हम लोग रेफरेंस लेते हैं, वो हम लोग काम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली इस अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये एक फॉर्मल यूपीएससी में जो भी एस्से लिखे जाते हैं एक फॉर्मल एस्से होता है और एक सर्टेन डिग्री ऑफ सीरियसनेस इसके साथ अटैच होती है कि आपको एक फॉर्मलिस्टिक, एक लॉजिकल मैनर में आर्ग्यूमेंट्स देते हुए और उनका एक बेसिकली फैक्चुअल डेटा देते हुए आपको जो है क्या करना होता है, अपने थीसिस को जस्टिफाई करना होता है, अपने स्टैंड को जस्टिफाई करना होता है, ठीक है जी। यूपीएससी का क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूपीएससी का क्राइटेरिया क्या है आपका। सो यूपीएससी में जो है आपको पेपर जो एस्से के पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में आपको जो है 2 एस्से, पहले एक ही एस्से लिखना होता है बट अब जो है 2 एस्से लिखने होते हैं। सो 2 एस्से आपको लिखने होते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका, जिसमें 125 और 125 मार्क्स के आपको 2 एस्सेज जो है वो लिखने होते हैं, जो कि अराउंड 1000 से 1200 वर्ड, 1000 से
1200 वर्ड्स के बीच में लिखने होते हैं, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली आपको जो है ये वर्ड लिमिट को अडियर करना होता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका जो है पेपर छूट जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली जो पहली बारी मेंस लिख रहे होते हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ बहुत ऐसा होता है कि वो अपने एसए पेपर को पूरा नहीं कर पाते हैं, सेकंड एसए का जो है मतलब वो उसे प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, क्यों, बिकॉज पहले एसए में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उस पर आप बेसिकली वर्ड्स लिख डालते हैं, ठीक है जी। सो क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से जो है यूपीएससी जज करता है एक एसए राइटअप को, क्या उसके अंदर चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखी जाती है कि भाई क्या एक कैंडिडेट ने उस पर्टिकुलर जो एसए का टॉपिक है उसके थीम को जस्टिफाई किया है, उसके थीम को या उसका जो आइडिया है, एक ब्रॉड जो सेंट्रल आइडिया है, क्या उसे वो पकड़ पाया है, क्या उसके साथ जो है वो एक रेलेवेंट, एक ऑर्डरली, एक कंसाइज वे में उसके आइडिया को प्रेजेंट कर पाया है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है जी। सो रेलेवेंट, ऑर्डरली एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज, जो भी आपको उस थीसिस, जो भी आपका एसए का टॉपिक है उसके ऊपर आपने जो भी आइडिया दिए हैं, क्या वो रेलेवेंट है, ऑर्डरली है, क्या वो बहुत कंसाइज मैनर में लिखे गए हैं, क्या जो है वहाँ पे एक्सप्रेशन आपने करेक्टली और इफेक्टिवली देने की कोशिश करी है, क्या आपका थॉट जो है उसमें ओरिजिनलिटी है, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे देखी जाती हैं, और अगर आपने एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में ये सब काम किया हुआ है तो आपको एसए में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं गाइस, ठीक है जी। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बेसिकली इन्हीं की गाइडलाइंस में दिया हुआ है और नोटिफिकेशन में दिया होता है कि भाई रेलेवेंट, ऑर्डरली एंड कंसाइज प्रेजेंटेशन करना है जो भी आइडियाज़ आप लिख रहे हैं, एंड फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, एप्ट होना चाहिए, करेक्टनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम लोग एसए के अलग अलग पार्ट्स देखते हैं, कौन कौन से अलग अलग हिस्से होते हैं एसए के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एसए जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। सो मैंने बताया फॉर्मल एसए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जनरली, और किस तरह के टाइप्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं आपकी एसए की। आपको जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ एसए देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल एसेज देखने को मिलते हैं। फिलोसॉफिकल एसेज में क्या होता है, जनरली आपको एक बहुत ही वेग कोट दे देते हैं, जनरली कोई किसी की जो है किसी का कोटेशन दे देंगे, या कोई एक वेग सा आपको सेंटेंस या आर्ग्यूमेंट दे देंगे, और उसके ऊपर आपको एलैबोरेट करने को बोला जाता है, ठीक है जी। एलैबोरेशन के लिए भी नहीं बोला जाता, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, क्योंकि एक लाइन में जो कोट लिखा है उसको आपको 1200 वर्ड्स तक खींचना है, ठीक है। फिलोसॉफिकल एसेज को बोलते हैं, दो धारी तलवार की तरह होते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कुछ भी लिख सकता है, इसमें कैंडिडेट की इमेजिनेशन जितनी चलती है उतना वो जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिख सकता है। सो कई बार क्या होता है, इमेजिनेशन में बंदा इतना कुछ लिख जाता है कि वो सेंट्रल टॉपिक से डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ पे उसको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलते, या इतना अच्छे से जस्टिफाई कर डालता है कि उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको मार्क्स की वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगी फिलोसॉफिकल एसेस में। आइदर यू विल गो एंड हैव लाइक 140 से 150 मार्क्स ही मिल जाएंगे कैंडिडेट को, या जो है वो 70 से 80 मार्क्स से 100 मार्क्स के बीच में भी रह जाता है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है फिलोसॉफिकल एसेस में, ठीक है। आगे एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक एसेस। सोशो इकोनॉमिक एसेस में जनरली जो भी सोशल या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे सोसाइटी में, उनके ऊपर जो है आपको एसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका जैसे जेंडर के ऊपर, जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर जो है, या फिर जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे एज फार एज सोशो इकोनॉमिक एसेस आर कंसर्न, जैसे कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, कल्चरल हेरिटेज के ऊपर, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस बेस्ड एसेस। जनरली यहाँ पे कोई गवर्नेंस का मॉडल, या फिर कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, या गवर्नेंस की पॉलिसी, या कोई पॉलिटिकल पॉलिसी जो है, पॉलिटिकल सेटअप है, जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो गया, या फिर अभी आजकल जैसे हम बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एसेस में। इन्हें हम लोग पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस बेस्ड एसेस बोलते हैं, ठीक है जी। देन स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड एसेस भी होते हैं, कि कोई स्पेसिफिक आपको प्रॉब्लम दे दी और देन उसके जो है सोल्यूशन बेस्ड हम लोगों को बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, ठीक है ना। सो वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एंड उसको जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड एसेस बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बेस्ड एसेस, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई क्लाइमेट चेंज बहुत आ रहा है, और जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन देखने को मिल रहा है हमारे समाज में। सो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है एसेस देख रहे हैं आजकल। तो ये कुछ ब्रॉड हम लोग को एसेस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं गाइस, ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एसेस होते हैं, बट इसके जैसे दीज आर दी मेजर एरिया
एरिया जहाँ से हमें एसेज पूछे आ जाते हैं, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप कुछ एसेज देख सकते हैं। तो इन एसेज में बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कौन से सोशियो इकोनॉमिक एसेज है, कौन से फिलोसॉफिकल एसेज हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल फ्रीडम विज़ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आप कह सकते हो फिलोसॉफिकल एसेज है आपका, ठीक है जी। सिमिलरली आप देखो पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ क्राइम, अगेन फिलोसॉफिकल एसे है आपका। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कल्चर लिटरेरी हेरिटेज, ये जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक ऐसे हो गया। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन 21st सेंचुरी, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक ऐसे हो गया आपका। ई कॉमर्स आपका, ठीक है जी। सो इस तरह से आप यू कैन सी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के ड्रॉबैक्स क्या हैं। सो अगेन दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल गवर्नेंस बेस्ड ऐसे हो गया। वाटर स्कैरसिटी जैसे मैंने आपको बताया था, अगेन प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड आपका ऐसे हो गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगेन प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड ऐसे हो गया। तो यहाँ पे तो बहुत इजीली आपको दिख पा रहे हैं। तो यूपीएससी आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूपीएससी जो है वो आपको इतने इजी आर्गुमेंट्स नहीं देगा, इतने इजी स्टेटमेंट्स देगा। थोड़े से आपको जो है रिफाइंड है, थोड़े से आपको जो है कम्प्लेक्स स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं बात करूँ यूपीएससी 2021 का, अगर मैं एसए के पेपर की बात करूँ तो ये सारे ही के सारे आप एसए देखोगे। ऑल ऑफ दीज एसेज दोनों सेक्शन में 4-4 एसेज हैं, हर एक से आपको एक सेक्शन एक एसे चूज़ करना होता है। सो दोनों ही सेक्शन में आप देखोगे सारे के सारे जो एसेज हैं वो आपके फिलोसॉफिकल एसेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। फिलोसॉफिकल एसेज हैं एंड इवन स्टेटमेंट को समझना ही अपने आप में जो है बहुत बड़ा टास्क हो रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे अगर आप देखोगे योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन ऑफ यू इज अवेयरनेस ऑफ मी, है ना। सो ऑल ऑफ देम आर कोट्स जो कि कभी बड़े किसी महान व्यक्ति ने बात की हुई है या कहीं ना कहीं किसी मेजर थिंकर ने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फास्ट, दे आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो ये वो मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं या वो ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट कोट्स हो सकते हैं फिलोसॉफी से, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को आए। यूपीएससी में एक शिफ्ट देखने को मिला है। नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन फिलोसॉफिकल एसेज सो दैट, क्योंकि उन्हें पता है कि बेसिकली जीएस में हम लोग सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स के ऊपर, पॉलिटिकल गवर्नेंस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन तो पूछने वाले हैं। सो मेजर फोकस इज नाउ गोइंग इनटू फिलोसॉफिकल एसेज एंड ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी, क्योंकि कैंडिडेट को यहाँ पे जब वो फिलोसॉफिकल एसेज लिखता है तो वहाँ पे कैंडिडेट का एक्चुअली जो एसे राइटिंग का जो आप हुनर होता है वो देखने को मिलता है। और अगेन जो इस हुनर को एक्सेल कर सकता है तो उसे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। सो अगर आप एसे वाले पेपर की बात करो और इस तरह के अगर फिलोसॉफिकल एसेज आ रहे हैं तो या तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे या आप बहुत बुरा स्कोर करोगे। दोनों ही सूरतों में या आपका रैंक आने वाला है या आप जो है अपने मेन से बाहर होने वाले हो। सो ये भी ये बताता है कि भाई आपको यूपीएससी के जो एसए वाला पेपर है उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। सो आगे हम लोग देखते हैं गाइस कि किस तरह से हम लोग अपने एसए को प्लान करते हैं, ठीक है जी। आपने देख लिया कि भाई कौन सा एसए, आपने सारा पेपर पढ़ लिया, लेटेस्ट अज्यूम आपने पेपर देखा, पेपर देख लिया, आपने वहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन 2 से जो है अपने एसए भी देख लिया कि आपने कौन से एसए देने वाले हो। आप फिलोसॉफिकल एसेज देने वाले हो, ठीक है जी। सो फिलोसॉफिकल एसे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने एसए को प्लान करोगे, ठीक है जी। प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका कि आपको बेसिकली एसे को समझना होता है कि एसे क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द एसे ऑल अबाउट, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, क्या सेंट्रल थीम आप रखने वाले हो यहाँ पे। ये सारा जो है बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि मैं इस एसे के अंदर क्या लिखने वाला हूँ, इस एसे का डिमांड क्या है, मैं क्या लिखने वाला और किस तरह से मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश करूंगा गाइस, ठीक है जी। इसको आप कैसे करोगे, जब आप एसे के टॉपिक को बार बार पढ़ोगे। 5 मिनट आप एसे के टॉपिक को पढ़िए और सोचिए उसके बारे में, तब जो है यू विल बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई ये ऐसे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है एंड आप जो है इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आती है कि आपको इस एक सेंटेंस को 1200 वर्ड तक या 1000 से 1200 वर्ड के बीच में खींचना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके अलग अलग डायमेंशंस को, इसके अलग अलग एरियाज़ को टेम्पोरल एनालिसिस करोगे, सेक्टोरल एनालिसिस करोगे, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली ब्रेनस्टॉर्म करोगे, ठीक है जी। आप जो है दिमाग को टटोलोगे कि भाई इसके अंदर मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, कौन से एरियाज़ में जो है ये चीज़ अप्लाई हो रही है, और ये सारा जो है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे यहाँ पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। सो मैं इसके बारे में एक अलग से सेशन लेने वाला हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। हम लोग लाइव जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, ठीक है जी। जिन लोगों को पता है ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत बढ़िया। सो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एसे को समझेंगे, दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और जब आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे एरियाज डिसाइड कर लिए कि मैं इस एसे के ऊपर बहुत सारे एरियाज को टच करने वाला हूँ। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट
काम करेंगे कि आप उस एस्से का आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन का मतलब क्या होता है कि आप जो है पूरा ढांचा एस्से का जो है बनाएंगे, ऊपर में क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, कंक्लूजन में कैसे लिखूंगा, एरियाज को अरेंज कैसे करूंगा, किस तरह से जो है फ्लो बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, या बहुत मैटर करता है ये। एंड इवेंचुअली जब आपके पास ये हो जाएगा तब जो है आप एक्चुअल राइटिंग करोगे, ठीक है जी। एवरेज में अगर बात करूँ तो 1.5 घंटा आपको एक एस्से के ऊपर लेना है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है और 2 एस्से लिखने तो 1.5 घंटा लोगे, और जिसमें से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स आप जो है ये काम करने के लिए निकालोगे, ठीक है। 30 मिनट्स फॉर दिस वर्क एंड हार्डली 45 to 60 मिनट्स आपको जो है राइटिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो इतना ही टाइम हम लोग जो है राइटिंग के लिए देंगे, ठीक है। एक बार ये आपके दिमाग में क्लियर होगा कि एस्से क्या चीज़ है, क्या चीज़ के ऊपर आप लिखने वाले हो, आप ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, आपने एक आउटलाइन बना लिया, उसके बाद राइटिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, आपका पेन रुकता नहीं है। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो क्या होगा, आपका पेन रुक जाएगा, आप जो है बीच में यू विल गेट स्टक एंड देन इवेंचुअली या तो आप लिखते रहोगे और आपको आधे हिस्से में आके पता चलेगा कि यार मैं तो टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया हूँ या दूर चला गया हूँ, ठीक है जी। दोनों ही सूरत हाल में क्या होगा, आप एस्से को जस्टिफाई नहीं करोगे, कम मार्क्स मिलेंगे। आउटलाइनिंग के ऊपर मैं थोड़ा और बता दूं, आउटलाइनिंग बेसिकली क्या होती है, इसमें जो है आपको पता चलता है आउटलाइन ऑफ एन एस्से का बेसिक मीन क्या होता है कि क्या आप कहना चाहते हैं एस्से के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, क्या आइडिया जो है कहाँ पे कोई चीज़ कैसे आएगी, अगर कोई कोट आपने सोच रखा है तो वो आप कैसे लिखोगे। तो फिर ये बेसिकली क्या होता है, ये एक पूरे एस्से की एंटायरिटी आपकी बन जाती है, आप पूरे एस्से को ग्रास्प कर पाते हो इससे कि आप एक्चुअल में क्या लिखने वाले हो, वो आपकी आउटलाइन होती है, ठीक है जी। ये जिसे हम कहते हैं ना एक बिग पिक्चर, वो हमको मिलती है कि भाई एस्से में आप क्या लिखोगे या एस्से पूरा जो है वो किस चीज़ के बारे में होने वाला है। और इससे बेसिकली ये भी पता चल जाता है कि भाई मतलब क्या चीज़ अभी भी मिस हो रही है जो हमें और इसके अंदर ऐड करनी चाहिए। तो एक ओवरऑल एस्से, एक होलसम एस्से बनाने के लिए जो है आउटलाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। इट गिव्स आइडिया अबाउट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में भी आपको ब्रॉड आइडिया मिलता है गाइस, ठीक है। सो ओवरऑल मैं अभी यहाँ पे कोई आपके साथ एस्से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने एस्से अभी तक टच नहीं किए हैं या जिन्होंने कर रखे हैं, तो उनके लिए मैं एक ब्रॉड आप कह सकता हूँ कि एक ग्राउंड फोरग्राउंड बना रहा हूँ, ताकि आप जो है क्या कर सको, एस्से को दोबारा रिवाइव करो और लिखने की जो है शुरुआत करो। सो ओवरऑल आउटलाइन इस तरह से होता है, या इस तरह से हम लोग एस्से को प्लान करते हैं। हाँ, की पॉइंट्स क्या होने चाहिए जब भी आप एक एस्से को लिखते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में लेके चलने हैं, ठीक है जी। सबसे पहली बात कि आपको मल्टी डायमेंशनल रहना है, यूनी डायमेंशनल नहीं होना है। अलग अलग एरियाज में सोचो कि जिस चीज़ के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो, उसके मल्टीपल एरियाज में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं या क्या उसके जो है बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इनके बारे में हमको जो है ध्यान रखना है। तो मल्टी डायमेंशनल होने की कोशिश करनी है हर चीज़ के ऊपर, ठीक है जी। देन हमेशा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल टॉपिक के ऊपर ही रहना है, ड्रिफ्ट नहीं कर जाना है, जो टॉपिक पूछा हुआ है उसी के ऊपर रहना है, ठीक है जी। एक रूल ऑफ थंब जो हम लोग लेके चलते हैं जब भी एस्से लिखते हैं कि भाई हर जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एस्से का जो टॉपिक है वो झलकना चाहिए। अगर आप उस पैराग्राफ को पढ़ के अगर आपको ये लग पा रहा है कि हाँ एस्से का टॉपिक क्या होगा वो समझ में आ रहा है, या वो आपको लग रहा है कि पता ब्रॉडली आप सोच पा रहे हो कि एस्से का टॉपिक क्या होगा, तो जो है आपका पैराग्राफ ठीक है, तो आप बेसिकली अपने सेंट्रल आइडिया की तरफ इंक्लाइंड हो, ठीक है जी। आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इतना ज़्यादा वास्ट है और इतना ज़्यादा इनरिच्ड है कि आप वहीं से बहुत सारे आइडियाज़ या थीम्स उठा सकते हो फॉर योर एस्से पेपर। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ हैं, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग उठा सकते हैं जो कि हम लोग अपने एस्सेज में यूज़ कर सकते हैं फॉर एनरिचमेंट, ठीक है जी। ट्राई टू बी डेमोक्रेटिक, ट्राई टू टेक एवरीवन टुगेदर, ठीक है। कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश करनी है, डेमोक्रेटिक होने की कोशिश करनी है, मेजॉरिटी को सपोर्ट करना है, और मतलब ये इस तरह से अगर आपके जो है व्यूज़ दिखेंगे या कोई भी इशू को एड्रेस करने के लिए आप कंसेंसस बिल्ड कर पा रहे हो, आप सबको साथ लेके चल पा रहे हो, जैसे सबका साथ सबका विकास हम लोग बोलते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप लिखोगे अपने एस्से में झलकाओगे, वेरी गुड फॉर यू, मतलब काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। नेवर बी एब्सोल्यूटिस्ट या नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं लेनी है, एब्सोल्यूट अप्रोच नहीं लेनी कि भाई दिस इज द वे, यही तरीका है करने का, नहीं तो और कोई तरीका है नहीं, ऐसी बातें वहाँ पे नहीं करनी है अपने एस्से में, ठीक है जी। कोई भी स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं बात करनी है, स्पेशली ये ट्रू है अगर आप जेंडर के ऊपर एस्से लिख रहे हो या फिर आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एस्से लिख रहे हो, तो कोई ऐसा स्वीपिंग जनरलाइजेशन मत बना बैठना जिससे कि जो एस्से है वो खटकने लग जाए, है ना। कई बार ऐसे करते हैं बच्चे कि भाई वो वुमेन के ऊपर लिखते हैं ताकि, क्योंकि पहले तैयार किया होता है, लिखने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस तरह का आर्ग्यूमेंट पेश कर देते हैं जिससे वो पता चल जाता है कि ये जो है जेंडर
सेंसिटाइजेशन को समझते नहीं है या फिर जो है जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर प्रॉपरली मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हमको नहीं करनी है, ठीक है जी। एंड टॉपिक को ही क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। अगर आप टॉपिक को चूज़ कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप टॉपिक के साथ फुली एग्री करते हो, टॉपिक के साथ जो है आप जस्टिस कर रहे हो। एंड अगर आप टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करोगे तो आप कभी उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाओगे और ये जो है पर्पस ऑल टुगेदर यहाँ पे डिफीट हो जाता है, ठीक है जी। सो कभी क्वेश्चन नहीं करना है टॉपिक को। हाँ, वैसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मैं आगे बताऊंगा आपको। क्वेश्चनिंग ऐसी टेक्निक होती है कि आप एक पैराग्राफ से दूसरी पैराग्राफ में कनेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, बट दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट लेटर। बट ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को क्वेश्चन इटसेल्फ नहीं करते हैं, ठीक है जी। एंड कभी भी सिंगल साइड में नहीं होने की कोशिश करनी। वी नीड टू ट्राई एंड मेक श्योर कि हम लोग हर एस्पेक्ट, किसी चीज़ का हर एस्पेक्ट जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना स्टैंड ज़रूर ले सकते हो, बट अगेन ऐसे नहीं करना है कि भाई आप सिर्फ एक ही तरफ दिखा रहे हो और देन उसी तरफ हो रहे हो। ट्राई टू हैव द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड देन जो है आप इसको फाइनली कंक्लूड या समराइज कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो आई होप दिस फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन ऑन एसेज वाज गुड इनफ फॉर यू पीपल। एंड अगर आप मेरे साथ एसे लिखना चाहते हैं गाइस तो लाइक की फॉलोइंग, एंड मैं अगले इस तरह के मतलब मल्टीपल सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसेज। एंड देन उसके बाद एवरी वीक वी आर गोइंग टू हैव एन एसे टेस्ट। मैं जो है टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया करूँगा और आप जो है एसेज को लिख के यू कैन सेंड इट ऑन द नंबर्स बिलो, और वहाँ पे जो है जिसके भी लाइक जितने ज़्यादा हो सके कर पाऊँगा मैं। आई विल ट्राई टू चेक देम एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द रिव्यूज़ एज मच एज पॉसिबल गाइज, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।